अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। हमारी किडनी में हर किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किडनी का काम है ब्लड फिल्टर करना और यूराइन प्रोड्यूस करना। एक्चुअली ये सारा काम नेफ्रॉन में हो रहा होता है, जो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। आज हम नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पहले ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, फिर इनको डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहली बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जिस ब्लड वेसल के ज़रिए नेफ्रॉन में इंटर होता है, उस ब्लड वेसल को एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। इन सिंपल, ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए इंटर होता है नेफ्रॉन में और एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए बाहर जाता है। एक्चुअली होता ये है कि एफरेंट आर्ट्रियोल इंटर होता है नेफ्रॉन में और वहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है, और फिर इन कैपिलरीज से दोबारा इफरेंट आर्ट्रियोल बनता है और ब्लड नेफ्रॉन से बाहर चला जाता है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स की। नेफ्रॉन के 2 मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 renal corpuscle and the second one is renal tubule. फर्स्ट renal corpuscle। renal corpuscle के फिर 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और बाउमैन्स कैप्सूल। हमने अभी पढ़ा है कि एफरेंट आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बनती हैं जो कि नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होती हैं, बाहर ये एफरेंट आर्ट्रियोल होता है। फिर जब कैपिलरीज ये नेफ्रॉन से बाहर जाती हैं तो इफरेंट आर्ट्रियोल बनता है। ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेनल कॉर्पसल। अब ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए कैपिलरीज में आता है और कैपिलरीज से इफरेंट आर्ट्रियोल में जाता है। बिकॉज नेफ्रॉन का काम है ब्लड फिल्टर करना, तो इन कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है और यहाँ से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और इस तरह के दूसरे साल्ट्स बाहर आते हैं और वो सारे के सारे जमा होते हैं बाउमैन्स कैप्सूल में, जो एक कप शेप स्ट्रक्चर है और ग्लोमेरुलस के गिर्द मौजूद होता है। इसके बाद नेफ्रॉन का दूसरा मेजर पार्ट आता है रेनल ट्यूब्यूल। इसे रेनल ट्यूब्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर 3 ट्यूब्स हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकेंड इज लूप ऑफ हेनली एंड थर्ड इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसे प्रॉक्सिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पर है। कॉमनली जो वर्ड प्रॉक्सिमल है ये फर्स्ट वन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड है इसमें कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बल खाती हुई। देखें ये यहाँ पे बल खा रही हैं, तो इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकंड है लूप ऑफ हेनली। ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर से डिस्कस करेंगे फिर आपको मैं बताता हूँ। तीसरे नंबर पर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इंटर होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है। अब ये सारे नेम्स आपके माइंड में एक दफ़ा आ चुके हैं, अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो नंबर 2 है ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये नंबर 1 वो जगह है जहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है और यहाँ पर ये इंटर हो रहा है और अंदर बना रहा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और फिर यहाँ से ब्लड दोबारा बाहर निकल रहा है। जो नंबर 2 है ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये देखें ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ये पार्ट है रेनल कॉर्पसल का। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं मेजर। नंबर 1 इज रेनल कॉर्पसल एंड नंबर 2 इज रेनल ट्यूब्यूल।
अब रेनल कॉर्पसल के दो पार्ट्स हैं, एक ये ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, एफरेंट आर्ट्रियोल के आने से बनता है, और फिर यहाँ से ब्लड बाहर इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए जाता है। अब इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में से वाटर, ग्लूकोस, अमाइनो एसिड, साल्ट और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, कैपिलरीज छोटी होती हैं। और अगर आप गौर करें तो एफरेंट आर्ट्रियोल छोटा है डायमीटर में और इफरेंट आर्ट्रियोल बड़ा है, यानी कि पीछे से ब्लड प्रेशर में आ रहा होता है और अंदर आके मज़ीद छोटी कैपिलरीज में वो और ज़्यादा प्रेशर पकड़ लेता है। तो एज़ यू नो, जब प्रेशर बढ़ता है, एरिया कम हो जाता है, तो इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो पोरस वाल्स हैं कैपिलरीज की, उनसे ये वाटर और इस तरह की चीज़ें बाहर आ जाती हैं। लेकिन ये जहन में रहे, यहाँ से ब्लड सेल्स बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा होता है। वो उन पोर्स से जहाँ से वाटर, अमाइनो एसिड्स और दूसरे साल्ट्स बाहर आ रहे होते हैं, वहाँ से वो बाहर नहीं आ सकते। अब बाहर आने के बाद वो सारे के सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं बाउमैन्स कैप्सूल में। देखें, ग्लोमेरुलस, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहाँ से निकलने वाली सारी चीज़ें जमा होंगी बाउमैन्स कैप्सूल में। इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर, ये कप की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये रेनल कॉर्पसल एंड हो गया। अब सेकेंड पार्ट आ रहा है रेनल ट्यूब्यूल। इसके तीन मेजर पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से जो सारे मटेरियल्स हैं वो इंटर होंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ से प्रोसेस होने के बाद आएंगे लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है। इसके भी दो पार्ट्स हैं। ये जहाँ से नीचे जो पार्ट आ रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, नंबर ए पर डिसेंडिंग लिम्ब। और जहाँ से ये ऊपर जा रहा है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना और असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना। इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और इसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट शुरू होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से होते हुए जो सारा का सारा यूराइन है, अब वो यूराइन बन चुका होता है, वो इंटर होता है कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब देखें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का वो पार्ट है जो कोलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि यूराइन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद कोलेक्टिंग डक्ट में इंटर होता है। अब देखें, ये कोलेक्टिंग डक्ट, इसमें ये एक नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये कोई दूसरा नेफ्रॉन होगा वो भी इसमें इंटर हो रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं वो ओपन होती हैं कोलेक्टिंग डक्ट में। और इस तरह बहुत सारी कोलेक्टिंग डक्ट्स मिलके बनाती हैं पेपिलरी डक्ट्स। और लास्ट में ये पेपिलरी डक्ट्स जाके इंटर होती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं एक फनल शेप्ड कैविटी के अंदर, जिसको हमने रेनल पेल्विस का नाम दिया था, एंड इट इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। स्टूडेंट्स, सिंपली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होती है कोलेक्टिंग डक्ट में, बहुत सारी कोलेक्टिंग डक्ट मिलके बनाती हैं पेपिलरी डक्ट्स, और वो पेपिलरी डक्ट्स ओपन होती हैं रेनल पेल्विस में। अब नेफ्रॉन्स भी टू टाइप्स के होते हैं। ये पहले मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आप इनको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि नेफ्रॉन की टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं और वो किस तरह बनी हैं। अगर आपको याद हो तो कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को स्टडी किया था। इस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हमने ये देखा था कि किडनी के टू मेन पार्ट्स हैं, टू रीजन्स हैं। आउटर रीजन जो रेड कलर का है वो है रेनल कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है जो पेल रेड है, हल्का रेड कलर का है, वो है रेनल मेडोला। अब इन्हीं पार्ट्स की बेसिस पे नेफ्रॉन की टाइप्स बनी हुई हैं। वो नेफ्रॉन जो रेनल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, कंप्लीटली तौर पर रेनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स।
और ये नेफ्रॉन्स नॉर्मल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में और नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ यूराइन में यूज़ होते हैं। अब कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे भी हैं जो कि बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स पे मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स और मेडोला के बॉर्डर पे मौजूद होते हैं, लेकिन इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है, जो ये सारा का सारा ट्यूबुलर सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये डीप मेडोला में गया हुआ होता है। मींस स्टार्ट कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे होते हैं और बाकी इनका सारा का सारा ट्यूबुलर सिस्टम डीप मेडोला में अंदर की तरफ होता है। इस तरह के नेफ्रॉन्स को जुक्स्टा मेडोलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जुक्स्टा मेडोलरी नेफ्रॉन्स। और ये नेफ्रॉन्स कंसंट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करते हैं। ये उस वक्त वर्क करते हैं जब हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होती है और जो यूराइन प्रोड्यूस होता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है देन नॉर्मल यूराइन। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जिसको आपने बड़े ध्यान से समझना है वो ये है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एफरेंट आर्ट्रियोल जब इंटर होता है नेफ्रॉन में तो वो कैपिलरीज का नेटवर्क बना देता है, और यही कैपिलरीज जब नेफ्रॉन से बाहर जाती हैं तो यूनाइट होके इफरेंट आर्ट्रियोल बना देती हैं। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। रेनल कॉर्पसल जो नेफ्रॉन का पहला पार्ट है ये उसका हिस्सा होता है, और ये ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो एफरेंट आर्ट्रियोल से बनता है। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल जब ये कैपिलरीज दोबारा यूनाइट होकर बनाती हैं तो ये नेफ्रॉन से बाहर चला जाता है। अब नेफ्रॉन से बाहर जाने के बाद दोबारा ये एक और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है जिनको हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इफरेंट आर्ट्रियोल अगेन फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज डिवाइड इनटू कैपिलरीज दैट इज कॉल्ड एज द पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अब बेटा ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये इंटरमिंगल होती हैं, इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के। अब देखें ये आपके सामने एक नेफ्रॉन बना हुआ है। बिकॉज किडनी में मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, डेट्स वाई बहुत सारे नेफ्रॉन, इस एक की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर अगले की पीसीटी होगी, उससे अगले की पीसीटी होगी, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसी तरह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सबकी बहुत सारी होती हैं, एक नेफ्रॉन फिर दूसरे की होगी, फिर तीसरे की होगी। तो इस नेटवर्क के अंदर इंटरमिंगल हुई पड़ी होती हैं, मिली हुई होती हैं, मिक्स हुई पड़ी होती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपटी हुई होती हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो हमने अभी पढ़ी हैं, और ये रीअब्जॉर्प्शन में भी कुछ हिस्सा लेती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये इस तरीके से इंटरमिंगल होती हैं। ये होता है कॉमन नेफ्रॉन में, जिसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह रहे थे। जो स्पेशल किस्म के नेफ्रॉन्स हैं जुक्स्टा मेडोलरी नेफ्रॉन्स, जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं जब हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट बहुत कम हो जाती है और कंसनट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करना होता है। तो इन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ साथ उनमें एक और नेटवर्क भी होता है कैपिलरीज का, और उस नेटवर्क को हम वासा रेक्टा कहते हैं। उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एक ख़ास किस्म का नेटवर्क होता है जो लूप ऑफ हेनली के इर्द गिर्द मौजूद होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिप के गिर्द मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज का लेक्चर और टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसका आपको आंसर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।